बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर बहुत बड़ी है लेकिन खबर अच्छी नहीं है, ना तो इस हुकूमत के लिए ना ही पाकिस्तान के लिए। तकरीबन 3 साल हो गए हैं मौजूदा सेटअप को और इन 3 सालों में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। हुकूमत ने अपनी खातिर तो बहुत अच्छी खबरें बनवाने की कोशिश की, चाहे अपने केसेस ख़त्म करने हो, चाहे इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना हो, मुखालिफिन को यानी तहरीक इंसाफ को दबाना हो, गिरफ्तारियाँ करनी हो, जो कुछ भी हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक लंबी बात आ जाएगी। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। लेकिन ये जो खबर है ये तो हुकूमत के लिए भी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। अब हाल ही में पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट में एक तकरीब होती है, पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम, चाइना एट 75। अब इसका उन्वान था जर्नी ऑफ प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीडरशिप। इस मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब हुआ जिसमें चीन के सफ़ीर जियांग ज़िडोंग ने कहा, हम मिलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं। ये वो कह रहे हैं मिलकर करें, पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर करें। ये मुतालबा वो पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसहाक डार साहब भी थे, उन्होंने अपनी एक धुआंधार तकरीर झाड़ी कि जी देखें चीन वो मुल्क है कि इसके लोग मर रहे हैं, यहाँ पर उनको मारा जा रहा है, वो हलाक हो रहे हैं चीनी बाशिंदे, लेकिन ये वाहिद जगह है जहाँ चीन फिर भी आगे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर चीन जो है वो साथ कारोबार कर रहा है, वो लोग यहाँ पर फिर भी हैं, भाग नहीं रहे, जा नहीं रहे, ये उन्होंने बात की। उसके बाद फिर चीनी सफीर आ गए, ऐसा होता नहीं है, तो उन्होंने फिर जो भी बातें की, खदशात का इजहार और ये सब कुछ। तो अब उन्होंने सीपैक के हवाले से बात कर दी कि जी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सिक्योरिटी के मामला सही नहीं होते। हमने आपको पहले ही भी खबर दी थी कि चीन की यहाँ जो कंपनियाँ हैं वो इस चीज़ का इजहार कर रही हैं, यहाँ सिक्योरिटी का मसला है। अब जब इसहाक डार, आप देखिए नायब वज़ीर आज़म भी होंगे और वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई ज़िंदगी में उनके पास इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं रहा, वो एक अकाउंटेंट रहे, उनको मनी लॉन्ड्रिंग का तजर्बा है, उनको काजी फैमिली के जाली अकाउंट्स बनाने का तजर्बा है, उनको नवाज शरीफ साहब उनके ख़ानदान की दौलत और अपनी दौलत बढ़ाने का तजर्बा है, और BBC के इंटरव्यू का तजर्बा है जहाँ जाकर रहते हैं मेरे पास तो कोई दौलत नहीं है, वो तो मेरे बच्चों की है, नहीं मुझे नहीं पता, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वही बात, तो नवाज शरीफ का भी कुछ नहीं है, इसहाक डार का भी कुछ नहीं है, इनके बच्चे अमीर तरह होते चले गए हैं, कुछ समझ नहीं आती कैसे हो गए हैं। तो ये एक अजीब और गरीब खेल है कि इनको सिर्फ दौलत बनानी आती है, कर्जे लेने आते हैं। अलबत्ता बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, शहबाज शरीफ साहब को और इनको ख़ानदान कर्जे माफ़ करवाने भी आते हैं, कर्जे लेने भी आते हैं। लेकिन अब बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं होता, ये जाते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, ये बातें करनी है शहबाज शरीफ साहब में, ये हाल हो गया हुआ है। अब इसहाक डार साहब ने कहा कि जी ये जो सिक्योरिटी खदशात हैं चीन के, इसके लिए हमारे कमांडर इन चीफ साहब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता, जो सिंध में भी एक निज़ाम चला रहे हैं, और वो जनाब कमांडर इन चीफ हमारे बन चुके हैं, और वो 7 और 8 नवंबर को जा रहे हैं चीन, और ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे चीन की लीडरशिप के साथ कि आप तो बस देखते रह जाएंगे कि क्या जरदारी साहब लेकर आ रहे हैं। हमने सजाएं दे दी हैं, हमने ये कर दिया, हम अवामी सतह पर आपको बता नहीं सकते, हमने बड़ा कुछ कर दिया है। तो चीन का ये जो प्रेशर है कि जॉइंट सतह पर ये करें, ये बड़े इसके असरात हैं कि आप किसी और मुल्क को भी ये कहेंगे कि हाँ जी आप आकर मिलकर हमारे साथ ये ऑपरेशन करें, ये एक बड़ी सीरियस बात है। और फिर इसका क्या दुनिया में पैगाम जाएगा। लेकिन चीन के खदशात अपनी जगह हैं, उनके सफ़ीर ये बार बार बात कर रहे हैं, तो ये अब एक बड़ा मामला ख़राब हो गया है। और चीन जैसी ताकत वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात कर रही है और पाकिस्तान में रहकर कर रहे हैं कि जी तो जॉइंट बात हो, दूसरा ये कि हमारे सिक्योरिटी खदशात ख़त्म नहीं हो रहे, फिर सीपैक इस तरह से तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सब कुछ हो रहा है और इस हुकूमत के होते हो रहा है, इस हुकूमत के होते हुए यही कुछ होना है। एक तो जनाब ये खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। दूसरा इसी हवाले से चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के बगैर सीपैक नहीं चल सकता, हमले नाकाबिल कबूल हैं, हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा, जब तक महफूज माहौल फराहम नहीं किया जाता ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। चीनी सफ़ीर को ये कोट किया जा रहा है और बाकी मैंने बताया कि वो बात कर रहे हैं कि मिलकर क्रैकडाउन कर सकते हैं, मिलकर पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं। तो ये बात बड़ी गौर तलब है। बहरहाल इस पर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये प्रेशर पाकिस्तान पर बिल्ड होता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ जनाब हुआ ये कि इस मौजूदा निज़ाम ने जिस तरह से लोगों के साथ बददियानती की है, ख़यानत की है, वोट की अमानत को जिस तरह ठेस पहुँचाई 8 फरवरी के इलेक्शन, अब उसको छुपाने के लिए काजी फैसल साहब के साथ मिलकर बहुत कुछ किया गया। मिसाल के तौर पर यह हुआ कि अब इलेक्शंस में जो कुछ किया गया ये एक्सपोज हो सकता था, क्योंकि उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे शहजाद साहब,
उन्होंने आज़ाद जजेस पर मुश्तमिल 8 बेंचेस बना दिए, 8 ट्रिब्यूनल्स बना दिए, हाई कोर्ट के जजेस सर्विंग। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये तो बाज़मीर जजेस हैं, हम तो अपने जजेस चाहते हैं। हुकूमत के साथ मिली भगत करके सिकंदर सुल्तान राजा ने क्या किया कि नहीं 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 नहीं, ये जजेस हमें कबूल ही नहीं है, ये नहीं हम इन जजेस को मानते। फिर काजी फैसल साहब के पास वो आ गए, चैलेंज कर दिया। काजी साहब ने कहा अच्छा जनाब ऐसा करें, 4 इधर से 4 रिटायर्ड जज, वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के, 4 जो हैं वो नई हाई कोर्ट की आ गई हैं जज, वो भी काजी साहब के दौर में ही उनको लगाया गया, तीसरे नंबर पर थी आलिया नीलम साहिबा, और हुकूमत भी ज़ाहिर है उनके भी वोट थे तो वो उनको लगा दिया गया जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और उसके बाद ये हुआ कि जी 4 जज हाई कोर्ट के, 4 इलेक्शन कमीशन की मर्जी के रिटायर्ड लोग लगा दिए जाएं। अब जनाब जो याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं आज़ाद जजेस, बाज़मीर, बाकिरदार, आइन के साथ खड़े हुए जजेस, वो खड़े हो रहे हैं, डट रहे हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो रही है, तो माहौल बदल गया है। अभी मंसूर अली शाह साहब की एक और कमेटी में सरबराही आ गई है जो तनाज़े के हवाले से एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट का एक निज़ाम मंसूर अली शाह साहब लाना चाह रहे हैं, उसमें उनकी सरबराही उनके पास आ गई है। फिर कमेटी में भी उनकी वापसी हो रही है, फुल कोर्ट भी उनके कहने पर बुलाया गया जो चाहते थे, तो अब मौजूदा चीफ जस्टिस ने बुलाया, तो चीज़ें बदल रही हैं। तो अब ये बात हो रही है कि ये 4 बंदे जो इलेक्शन कमीशन ने लगाए थे, कि देखिए ना, इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे है, धांधली उसने करवाई, चोरी उसने करवाई। सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो दरखास्त लेकर गए हैं इन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ, और सलमान अकबर राजा 60-70 हज़ार की लीड से जीते थे ओन चौधरी से, जिसको कोई जानता नहीं। वो ओन चौधरी जनाब नवाज शरीफ से भी ज़्यादा वोट ले गया, और वहाँ पर उनकी सलमान अकबर राजा और उनकी अहलिया के साथ बदतमीज़ी भी की गई थी। खैर वो कह रहे थे, वकील हैं, वो कहते जी मैं तो पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि लोगों ने मुझे वोट किया, ये उनकी अमानत है और मैं उनके लिए ना लड़ूं बतौर वकील होते हुए भी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। वो इंतज़ार कर रहे थे काजी फैसल साहब जाएँ, रिटायर हों, क्योंकि इस निज़ाम के वो गारंटर थे। तो अब वो गए हैं, तो ये दरख्वास्त भी चली गई है कि ट्रिब्यूनल्स को दोबारा देखा जाए। तो इसमें 4 जजेस के नाम है, रिटायर्ड लोगों के, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से लगाए थे अब कि जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हमने गलत काम किए हैं, जिस पर चोरी का इल्ज़ाम हो, यानी जो चोर है, जो डाकू है, वो कहेगा मेरी मर्जी का जज होगा, मैं लगाऊंगा जज, मेरा फैसला ये बंदा करेगा, अपना ही बंदा लगा देगा। ये तो हाल है, हुकूमत भी ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। तो ये 4 बंदे जो हैं इनकी छुट्टी अब हो सकती है जी। ये जिन 4 जजेस का मैं बात अर्ज कर रहा हूँ ट्रिब्यूनल में, जिनका रहना मुमकिन नहीं रहा, नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल लग रहा है, इनमें राना जाहिद मकबूल हैं, महमूद बाजवा, जफ़र इकबाल और अब्दुल प्राचा। ये रिटायर्ड लोग हैं, इनको लगाया गया और इनको अब फारिग किया जा सकता है। अब मरीम नवाज साहिबा पर मैंने ख़ास तौर पर बात करनी है क्योंकि उनके बहुत से मंसूबे नाकाम हो रहे हैं, वो सिर्फ तख्तियाँ लगा रही हैं। उन्होंने एक और काम किया है एक हॉस्पिटल के हवाले से, उस पर मैंने बात करनी है, लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब का पहले सुन लीजिए। उबैद भट्टी ये साफ़ी हैं, ये कहते हैं कि जी मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी पाकिस्तान से बाहर जा चुके, लाहौर एयरपोर्ट पर किसी ने रोका भी नहीं। हैरानकुन बात है, उनको रोका भी नहीं, उनको बाहर जाने दिया, वरना तो यहाँ रोक लिया जाता है तहरीक इंसाफ के लोगों को। मौसूल होने वाली मजीद इत्तलात के मुताबिक ज़ैन कुरैशी को लाहौर अपने वालिद से मिलने बुलाया गया, वहाँ से अगवा कर लिया गया। इसी दौरान इनकी अहलिया का अगवा हुआ, जिसका मकसद मामले को हकीकी रंग देना था कि मतलब इनको वाकई अगवा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, और बड़ा गड़बड़ हो गया। इस सारे वक्त के दौरान ज़ैन के अकाउंट से कोई ट्वीट ना हुआ क्योंकि मोबाइल फ़ोन अगवाकारों के पास था। ज़ैन पर वोट के लिए दबाव था और दूसरा मकसद शाह महमूद कुरैशी और फैमिली को मशकूक बनाना, इनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाना था कि इमरान खान के वाइस चेयरमैन और इनका ख़ानदान कंप्रोमाइज्ड है, यानी एक तीर से 3 शिकार करना मकसद था। जब ज़ैन के वोट की ज़रूरत ना पड़ी तो इससे बयान रिकॉर्ड करवाया गया। इस बयान का पहला क्लिप फ़ौरन हुकूमती एक्टिविस्ट्स के अकाउंट्स को भेजा गया ताकि वो बयानियाँ बनाएं। इसके बाद क्लिप्स में रिकॉर्ड किया गया बयान जोड़कर ज़ैन से ट्वीट करवाया गया। अवाम जब कन्विंस ना हुई और शदीद रद्द-ए-अमल दिया, घरों के बाहर एहतजाज शुरू हुए, तो मुबैना तौर पर ज़ैन कुरैशी को 26 अक्टूबर को लाहौर से शारजा भिजवा दिया गया कि भाई तुम तो निकलो, तुम तो जाओ। ये जनाब एक तो ये स्टोरी आई है ज़ैन कुरैशी के हवाले से। अब ये देखिए मरीम साहबा पर आ जाते हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का सस्ती रोटी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अब कहा जा रहा है जी रोटी तो महंगी बेचेंगे, 20 रुपये बेचेंगे। वजह यह है कि गैस महंगी हो चुकी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, आटा भी सस्ता नहीं मिल रहा, तो हम किस तरह आपको सस्ती रोटी दें, ये तंदूर के मालिकान कह रहे हैं और उनकी तंजीम कह रही है। और मरीम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया और इसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा जा रहा है कि ये इतना 55 अरब रुपए का मंसूबा है,
फिर इस पर खर्चा बड़ा आएगा और उसके बाद ये चल नहीं सकता, इतने महंगा इलाज है, कैसे करेंगे। तो कहती है जी लोगों का पैसा लोगों पर लग जाएगा, लेकिन नाम नवाज शरीफ होना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। नवाज शरीफ नाम, पैसा लोगों का, नाम बाप का चलेगा, पैसा सारा आवाम का, टैक्स का, नाम हमारे ख़ानदान का चलेगा। इसमें इन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की है। कहती है मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि ख्वाहिश है 5 साल में ऐसा पंजाब छोड़कर जाऊं जहां हर मर्ज का इलाज मुमकिन हो। मरीम नवाज साहिबा ये जानने दीजिए, ये मेरे से लिखवा लें, मैं साइन भी कर देता हूं। 30 साल लगभग इन्होंने इख्तिदार के मजे लिए, 30 साल इस खानदान ने ये अपना इलाज करवाने का इंतजाम नहीं कर सके यहाँ मुल्क में 30 साल में, तो अगले 5 साल में क्या कर लेंगे। ये 5 साल में कहती है जी पंजाब ऐसा छोड़कर जाऊं जहां हर मर्ज का इलाज मुमकिन हो, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं 5 साल क्या, इनको 50 साल दे दें, ये ऐसा नहीं पंजाब पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं बना सकते जहां इनके खानदान का इलाज हो सके। इनका खानदान का इलाज सिर्फ बाहर हो सकता है, बाहर की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, बाहर, पाकिस्तान में नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान यहां आते हैं सिर्फ इख्तियार के लिए, बाकी यहाँ कीड़े मकोड़े हैं, उनके इलाज के लिए अस्पताल होते हैं, यहाँ पर सरकारी अस्पताल इस तरह के बना दिए जाते हैं और उनके नाम नवाज शरीफ पर रखे जाएंगे। जितना नवाज शरीफ के हवाले से शरीफ खानदान की तख्तियां हैं आप सोच नहीं सकते। सारा पैसा अवाम का, सारा पैसा, 1 टका नहीं लगाया होगा। हाँ, यहाँ से ले जाया बहुत कुछ होगा, लेकिन नाम देखिए, इश्तिहारबाजी देखिए, वो खूब इनको करनी आती है। इस तरह के मरीम साहबा ने ऐलान किए हैं। बाकी अजीब कारकर्दगी है इनकी कि मरीम साहिबा ने कहा असम्बली में खड़े होकर, जब मैं लाहौर आई, यानी मैं इस्लामाबाद थी, 8 महीने मुझे हो गए, लाहौर आए तो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से गले का 8 माह में 7वां एंटीबायोटिक कोर्स कर रही हूँ, जिस पर तालियां बजने लग गई। तालियां, इनके अपने लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, साथ ही कहते हो ऐसे ना करें, तालियां बजाने वाली बात नहीं है। इनको इतना शऊर नहीं हो, कहते हैं जी बस बताया हुआ है ना कि जब मैं बोलूँ तालियां बजा देनी है। ये हाल हुआ। बहरहाल ये मरीम साहबा के मंसूबे हैं। फिर कहती हैं जी मरीम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी का ऐलान। अच्छा, अगर अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़गानिस्तान से बात करने की बात करे तो वो जनाब गद्दारी हो जाती है मुल्क से, वो खिलाफ वर्जी हो जाती है खारजा पॉलिसी की, वो मुल्क तोड़ने की खुदा न खास्ता साजिश हो जाती है ये वो। लेकिन मरीम नवाज साहिबा भारत से अगर डिप्लोमेसी की बात करें, खुद पंजाब की वज़ीर आला होते हुए कि जी हम खुद पंजाब से बात कर लेंगे, पंजाब से, मतलब इनके वालिद साहब को बड़ा शौक़ था भारत से, अब भी वो शौक़ फरमा रहे हैं कि जी काश वज़ीर ख़ारजा भारत की जगह मोदी साहब आ जाते, हमने हमेशा चाहा और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा काम ख़राब किया। ये वो कहकर अब अमेरिका और बरतानिया और यूरोप चले गए, अभी मरीम साहब नहीं जाना है, तो उनको भी शौक़ है कि भारत से खुद हम डायरेक्ट बात कर लेंगे और मैं वज़ीर आला पंजाब में खुद कर लूँगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला ये काम ना करे, अपने अवाम के लिए कोई ऐसी बात ना करे, ये सिर्फ हक शरीफ ख़ानदान को हासिल है। अब आ जाइए इनकी शोबदाबाजियों पर, इन्वेस्टमेंट पर। MOUs फिर सऊदी अरब से साइन हो गए और मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग हैं, ये याददाश्ती होती हैं और इस पर उमेताब हैदर साहब साफ़ी हैं सीनियर, कहते हैं जी पाकिस्तान कब्रिस्तान है MOUs का। अब इनकी शक्लें देखें, इनके चेहरे देखें जो बात करते हुए आए हैं। शहबाज शरीफ का देख लें, वज़ीर दिफा का देख लें और ख्वाजा आसिफ का और मुसद्दिक मलिक साहब हैं, इनके चेहरे सिर्फ आप देख लें, वो बता रहे हैं कि नहीं, जिस मकसद के लिए आए थे वो नहीं हुआ। इनके चेहरे बता रहे हैं, बाकी तो आप चीज़ें छोड़िए कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने डॉलर आ जाएंगे, वो बस सुन ही रहे हैं ऐलानात कब से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चल रहा है जी। और इसके अलावा मुल्क भर में घी और ऑयल की कीमतों में 20 से 80 रुपये तक इजाफा हो गया है और ये कहेंगे जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली, भी और कंट्रोल होगी। 80 रुपये तक ऑयल और घी कीमतों में मुल्क भर में इजाफा हो गया और आप इनके कसीदे सुन लें कि जी हमने ये कर दिया। गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान ने आलमी अदालत में ईरानी मुकदमे पर दिफा का फैसला कर लिया। लें जी, एक और हम मामला उठा रहे हैं कि जी ईरान के साथ नहीं हो सकता क्योंकि आलमी दबाव है, हम फिर अदालत जाएंगे। आगे हमने बड़े धक्के खा लिए हुए हैं, ये एक नया मसला खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए और अब पता नहीं इससे इस हुकूमत का क्या प्लान है निमटने का, क्या करेंगे इसके साथ। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ीन काज़मी, जिन्होंने काजी फैसा के सामने उनके खड़े होकर कहा था कि आप फ्रॉड हैं और फिर उन पर जो जुल्म हुआ, उनको गिरफ्तार करवाया गया, जो कुछ हुआ, उनके हवाले से पता चल रहा है कि लोहे के रॉड सर पर हिट किया जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हुई, 11 दिन अस्पताल में रहे, गुज़श्ता 2 दिनों से चलना शुरू किया, बात अब भी मुकम्मल अदा नहीं कर सकते। ये हाल किया है काजी फैसा साहब के खिलाफ बोलने वालों का। तो अब आप सोचिए कि फिर क्या उनको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। रेस्टोरेंट्स कितने बजे बंद होंगे ये पता चल रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ औकात में कहा जा रहा है रेस्टोरेंट्स बंद और बारबेक्यू, कोयले का इस्तेमाल वो बंद, कुछ इदारे बंद किए जाएंगे, कुछ दफातर, कुछ ख़ास किस्म के स्कूल हो सकता है इसको फैलाया जाए।
फिर जनरेटर का इस्तेमाल बंद करवाया जाएगा, रिक्शे और दीगर इस तरह के जिनसे धुआं ज़्यादा हो वो उन इलाकों में नहीं जा सकेंगे। ये सब इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ख़बरें मैंने आपके सामने रखी हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस हुकूमत के होते हुए मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्या मुल्क में हालात पैदा हो रहे हैं। इन्हीं से चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। और जो चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, PIA मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की ऐसी एयरलाइन कि जिसमें काम करने वालों ने कतर से लेकर पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की बड़ी एयरलाइंस बनवा दी, उसको ख़रीदारी कोई नहीं मिल रहा। सिर्फ एक बचा है और बाकी सब निकल गए हैं, भाग गए हैं। अब पता नहीं उसमें भी क्या होगा। बेच भी रहे हैं और ख़रीद लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। वो एक ही होगा, क्या उसको बेचेंगे, किस तरह से इस मुल्क को चलाएंगे। कुछ हाल नहीं छोड़ा इन्होंने 3 साल में। अब मुझे तो ये खौफ आता है कि अगर अगले 3 साल भी यही हाल रहा तो क्या बचेगा इस मुल्क में। अल्लाह हाफ़िज़।